स्वागत। आज हम जेम्स एलन की बहुत ही जानी मानी किताब जैसा तुम सोचते हो, या जिसे एज अ मैन थिंकeth भी कहते हैं, उसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश हैं, कुछ विश्लेषण, यूट्यूब की चर्चाओं के ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं और ऑनलाइन जो बातचीत हुई है उसके नोट्स हैं। और ये सब घूम फिर के एक ही बात कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। हाँ, ये केंद्रीय विचार है इसमें। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों के जरिए जेम्स एलन के जो मुख्य दावे हैं उनको समझें कि कैसे हमारी सोच, जैसा ये स्रोत बताते हैं, हमारे चरित्र, हमारे हालात, यहाँ तक कि हमारी सेहत और हमारी कामयाबियों को शक्ल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं विचारों की यात्रा। जरूर। सबसे पहले वो बुनियाद जिस पर एलन की पूरी फिलॉसफी टिकी है, विचार और चरित्र का रिश्ता। एक स्रोत में साफ लिखा है, इंसान असल में वही है जो वो सोचता है। उसका चरित्र उसके सारे विचारों का जोड़ होता है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या इसका मतलब यही है कि हम सिर्फ अपने विचारों का प्रोडक्ट हैं? हाँ, स्रोतों में इसे कुछ इसी तरह समझाया गया है। एक जो मिसाल बार बार आती है वो है बीज और पौधे की। अच्छा। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही हमारे हर काम, चाहे हम सोच समझ कर करें या बस यूं ही कर दें, वो हमारे मन में कहीं ना कहीं छिपे विचारों के बीच से ही निकलते हैं। और यही विचार धीरे धीरे आदतें बन जाते हैं और फिर आदतें मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं। तो इस नजरिए से देखें तो चरित्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये लगातार हमारे विचारों की खेती का नतीजा है। ये सोचना कि हम अपने विचारों से खुद को बना या बिगाड़ सकते हैं, ये काफी शक्तिशाली विचार है ना? बिल्कुल। मतलब अच्छे विचार चुनना एक तरह से खुद को ऊपर उठाना है और बुरे विचारों में फंसे रहना मतलब खुद को नीचे गिराना। पर यहाँ एक सवाल है, क्या स्रोत ये बताते हैं कि विचारों पर ये कंट्रोल पाना, ये मास्टरी पाना कितना आसान या मुश्किल है? क्योंकि कहा तो गया है कि इंसान मन है और अपने विचारों का स्वामी है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये तो बताते हैं कि ये जानना कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस ताकत का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये वैसा ही है जैसे कोई मालिक अपने घर को ठीक से ना चलाए, सब अस्त व्यस्त हो जाए। अच्छा। असली समझ पाने के लिए, मतलब सत्य को जानने के लिए, जैसे सोना चांदी खोजने के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है ना, हाँ। वैसे ही अपने मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर स्रोतों के मुताबिक ये मानना कि हमारी किस्मत हमारे ही हाथ में है, ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। ये सिर्फ दिमागी तौर पर मानना नहीं, बल्कि दिल से मानना जरूरी है। विचारों और चरित्र का ये सीधा कनेक्शन, हाँ, ये समझने में मदद करता है कि शायद खुद को बेहतर बनाने की चाबी हमारे अपने विचारों में ही है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये अंदर की दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को, यानी हमारे हालात को कैसे प्रभावित करती है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। जरूर। मन की तुलना बगीचे से करना, ये वाला उदाहरण कई स्रोतों में आया है कि इसे हम संवार सकते हैं या जंगली उगने दे सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो बुरे विचार अपने आप उगने लगेंगे? बिल्कुल, स्रोतों का तर्क यही है। बगीचे की तरह ही मन को भी लगातार देखभाल चाहिए होती है। जैसे माली बेकार की घास फूस निकालता है और अपनी पसंद के फूल लगाता है ना? हाँ, वैसे ही हमें भी मतलब सोच समझकर नकारात्मक, बेकार के विचारों को निकालना होगा और उनकी जगह सकारात्मक, फायदेमंद विचार जैसे कामयाबी, खुशी, शांति के विचार डालने होंगे। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये नहीं करते तो मन का बगीचा खरपतवार से भर जाएगा। मतलब डर, शक, चिंता, ये सब हावी हो जाएंगे। और स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि हमारे बाहर के हालात हमारे अंदर के विचारों का आईना है, यहाँ तक कि मुश्किल हालात भी। एक स्रोत ये कहता है कि हर सिचुएशन एक सबक है। जब हम उससे सीखकर खुद को बदलते हैं तो हालात भी बदल जाते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं लगता? क्या बाहरी दुनिया सच में इतनी सीधी तरह हमारे कंट्रोल में है? ये एक अहम सवाल है और यहीं पर कुछ कह सकते हैं कि बारीकियां सामने आती हैं। एक लाइन जो कई स्रोतों में दोहराई गई है वो है, आप उसे आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं,
बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो आप हैं। अच्छा, जो आप हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमारी अंदरूनी हालत, हमारी सोच का लेवल, हमारी वाइब्रेशन कह लीजिए, वो हमारी बाहरी हकीकत को खींचती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ फौरन बदल जाएगा या सिर्फ सोचने से ही चीजें हो जाएंगी। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जैसे छोटी सोच, डर वाली सोच हमें बांध कर रखती है, जबकि बड़ी साफ सोच हमें आगे ले जाती है। और यहीं पर वो थोड़ा मुश्किल वाला मुद्दा आता है, जिसपे कुछ ऑनलाइन चर्चाओं में जैसे रेडिट पे काफी बहस हुई है, गरीबी और मानसिकता का कनेक्शन। हाँ, ये सेंसिटिव पॉइंट है। स्रोत जेम्स एलन का नजरिया बताते हैं कि लोग अक्सर बाहरी हालात बदलना चाहते हैं, पर अंदर से अपनी सोच, अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते, इसलिए फंसे रहते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया है उन लोगों का जो काम चोरी करते हैं, शायद धोखा भी देते हैं और फिर कम सैलरी की शिकायत करते हैं, जैसे वो अनजाने में अपनी सोच से ही बुरी सिचुएशन को बुला रहे हों। हाँ, और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा आपने भी कहा, कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में जेम्स एलन के हवाले से लिखा है। हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, ऑनलाइन चर्चाओं में और कुछ आलोचक ये मानते हैं कि ये नजरिया जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जैसे सिस्टम की दिक्कतें हैं, सामाजिक रुकावटें हैं, उनकी जटिलता को कम करके देखता है। सही। गरीबी है, मौकों की कमी है, भेदभाव है, ये सब असली बाधाएं हैं जो सिर्फ सोच बदलने से दूर नहीं होती। तो स्रोत इस टेंशन को दिखाते हैं। एक तरफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात है और दूसरी तरफ बाहरी हकीकतों को नजरअंदाज करने का आरोप भी है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। लेकिन अगर हम एलन के मूल विचार पर वापस जाएं, तो लगता है उनका जोर इस बात पर है कि बाहरी हालातों को दोष देने के बजाय जब इंसान अपने विचारों और कामों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, तब बदलाव की गुंजाइश बनती है। फोकस अंदर की तरफ मोड़ना है। सही कहा। चलिए अब एक और चौंकाने वाले दावे पर आते हैं, विचारों का हमारी सेहत पर असर। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। शरीर मन का गुलाम है, ये लाइन स्रोतों में बार बार आती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बीमारियां भी हमारी सोच का ही नतीजा है? स्रोतों के अनुसार हाँ, काफी हद तक। दावा यही है कि बीमार होने का लगातार डर या उसका ख्याल ही हमें बीमार कर सकता है। सच में? हाँ, चिंता, डर, ईर्ष्या, नफरत जैसे जो नकारात्मक और गंदे विचार कहे गए हैं, वो शरीर के सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं। शरीर को एक बहुत ही सेंसिटिव मशीन की तरह देखा गया है, जिसपे विचारों का सीधा और तुरंत असर होता है। अच्छा। एक स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि जब तक मन में गलत विचार रहेंगे, खून भी अशुद्ध रहेगा। एक साफ, पॉजिटिव मन ही एक स्वस्थ शरीर की नींव है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्रोत कहते हैं सिर्फ अच्छा खाना खाने से कुछ नहीं होगा अगर सोच नहीं बदली। हाँ। जैसे कि अच्छी सोच ही अच्छे खान पान की इच्छा जगाती हो। हाँ। खुशी, आभार, शांति जैसे विचार शरीर के लिए ताज़ी हवा और धूप जैसे बताए गए हैं। बिल्कुल। और नेगेटिव विचार, वो तो जैसे खुद को एक अनदेखी जेल में बंद कर लेना है। हाँ, बिल्कुल सही। एक स्रोत का सार यही है, अगर शरीर को बेहतरीन बनाना है तो अपने मन की हिफाजत करो। ये दिखाता है कि एलन के दर्शन में मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितने गहरे जुड़े हुए माने गए हैं। ये सिर्फ बीमारी न होने की बात नहीं, बल्कि पूरी तरह से वाइब्रेंट होने की बात है। अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि विचार और उद्देश्य यानी पर्पस का क्या रिश्ता बताया गया है। स्रोतों में एक बात बार बार आती है, जब तक विचारों को उद्देश्य का साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या बिना किसी बड़े लक्ष्य के जीना मतलब गलत है? स्रोतों का तर्क ये है कि बिना किसी तय लक्ष्य या उद्देश्य के जीने वाले लोग अक्सर डर, शक, चिंता और खुद पर तरस खाने जैसी नेगेटिव भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। अच्छा। और इन भावनाओं को कमजोरी की निशानी माना गया है, जो आखिर में दुख और नाकामी की तरफ ले जाती हैं। एक बिना दिशा का मन आसानी से नेगेटिविटी में फंस जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो मतलब ये हुआ कि एक साफ लक्ष्य होना जरूरी है और फिर अपने सारे विचारों को उस पर फोकस करना है। लेकिन अगर रास्ते में मुश्किलें आईं, नाकामी मिली, तब? स्रोत कहते हैं कि फेलियर्स तो आएंगे ही, लेकिन वो प्रोसेस का हिस्सा है। वो हमारी कमजोरियों को सामने लाते हैं ताकि हम उन पर काम कर सकें और मजबूत बने। जरूरी ये है कि लक्ष्य साफ हो और सही हो, लेजिटिमेट हो। और अगर अभी कोई बड़ा लक्ष्य साफ नहीं भी दिख रहा है,
तो सलाह दी गई है कि जो भी काम अभी हाथ में है उसे ही पूरी ईमानदारी और अच्छे से करें। इससे भी फोकस करना और सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद मिलती है, जो बाद में बड़े लक्ष्यों के लिए काम आता है। उद्देश्य पाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट किसे बताया गया है? डर और शक को। डर और शक। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमारी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, हमें कोशिश करने से ही रोक देते हैं। जब इन पर काबू पा लिया जाता है, तभी मुश्किलों का सामना हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। एक बहुत पावरफुल लाइन स्रोतों में मिलती है, उद्देश्य के साथ जब बिना डरे जुड़ जाते हैं तो विचार एक रचनात्मक शक्ति, एक क्रिएटिव पावर बन जाते हैं। यहाँ एक और बात है, कुछ विश्लेषणों में, जैसा हमारे स्रोतों में कैरल ड्विक की माइंडसेट थ्योरी का जिक्र करते हुए बताया गया है, ये माना जाता है कि हाँ, एक मजबूत उद्देश्य जरूरी है, पर बाहरी हालात जैसे इकॉनमी खराब हो या समाज में रुकावटें हों, वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के बावजूद भी आगे बढ़ने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। सही कहा। ये एलन के मूल विचार में एक प्रैक्टिकल एंगल जोड़ता है। हाँ, ये दिखाता है कि सिद्धांत और असलियत में तालमेल बैठाना कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब मिलकर उपलब्धि या सफलता यानी अचीवमेंट में कैसे बदलता है। स्रोत कहते हैं कि हमारी सारी कामयाबियां और नाकामियां हमारी सोच का आईना है। हमारी ताकत, कमजोरी, सेहत, बीमारी सब हमारी अपनी बनाई हुई हैं और बदली जा सकती हैं। यहां तक कि हमारे हालात भी हमने खुद बनाए हैं। ये दावा तो बहुत बड़ी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है हम पर। हाँ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत यहाँ बिल्कुल सेंटर में है। एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहते हैं, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किसी कमजोर की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कमजोर खुद मदद लेने और कोशिश करने को तैयार ना हो। मतलब पहल खुद करनी होगी। हाँ, बदलाव अंदर से आना होगा, अपनी सोच और अपने एक्शन से। बड़ी सोच और बड़ी कोशिशें ही बड़ी कामयाबियों तक ले जाती हैं। ये सिर्फ इच्छा करने से नहीं होता। और कामयाबी के लिए त्याग की बात भी कही गई है। बिना त्याग के कोई प्रगति या उपलब्धि मुमकिन नहीं। ये किस चीज का त्याग है? कि जो कम पाना चाहते हैं उन्हें कम त्याग करना पड़ता है, जो बहुत कुछ पाना चाहते हैं उन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी पुरानी सोच, बुरी आदतें, आराम की इच्छा। अच्छा। उपलब्धि को कोशिश का ताज और विचार का मुकुट कहा गया है, जैसे कि सफलता पवित्र और ईमानदार विचारों का एक नेचुरल नतीजा हो। एलन के अनुसार ब्रह्मांड भी नेक इरादों वालों का साथ देता है। अब आते हैं सपनों और ऊंचे आदर्शों पर, विजन्स एंड आइडियल्स। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। जो दिल में ऊंचे सपने और आदर्श संजोते हैं, वे एक दिन उन्हें जरूर पाते हैं। क्या ये सिर्फ उम्मीद जगाने वाली बातें हैं या इसको कोई गहरा मतलब है? स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। सपने और आदर्श हकीकत के अंकुर या बीज की तरह हैं। उन्हें लगातार सींचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। कोलंबस का उदाहरण दिया गया है, जिसने एक नई दुनिया का सपना देखा और तमाम मुश्किलों के बावजूद उसे खोज निकाला। संदेश ये है कि अपने विजन को पकड़े रहें, उसे पोषित करें, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना लगें। अगर इरादा पक्का है तो हालात भी बदल सकते हैं। और यहाँ फिर उन लोगों की आलोचना की गई है जो अपनी नाकामी के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हाँ, स्रोत कहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों की सफलता तो देखते हैं, पर उसके पीछे की मेहनत, त्याग और विचारों के काम को नहीं देखते। वो सिर्फ नतीजा देखते हैं, प्रोसेस नहीं, और उसे किस्मत का नाम देकर खुद को समझा लेते हैं। बिल्कुल। ये फिर से वही बात है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विचारों की क्रिएटिव पावर पर जोर। एक स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहता है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे विचारों की पूरी ताकत दी गई है, जिससे तुम जो चाहो बना सकते हो, अपनी दुनिया को आकार दे सकते हो। जैसे हम अपनी असलियत के मूर्तिकार हों और हमारे विचार हमारे छेनी हथौड़ी। और इस पूरी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव बताया गया है वो है शांति, सेरेनिटी। स्रोत बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान से, आत्मज्ञान से आती है। ये आत्मज्ञान क्या है? ये समझना कि हम अपने विचारों के मालिक हैं और हमारी जिंदगी के जो अनुभव है वो काफी हद तक हमारी अपनी सोच का ही नतीजा है। अच्छा। जब ये समझ गहरी होती है तो बेवजह की घबराहट, चिंता, शिकायतें और दुख अपने आप कम होने लगते हैं। मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और इस अंदरूनी शांति से बाहर का प्रभाव और सफलता भी बढ़ती है। शांत और स्थिर स्वभाव वाले लोगों का सम्मान क्यों होता है? स्रोतों में सेल्समैन का उदाहरण था। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग भरोसेमंद लगते हैं।
वे मुश्किल सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोते, जैसे तूफान में चट्टान की तरह खड़े हों। उनकी शांति दूसरों को भी एक तरह का सुकून देती है। इसके उलट जो लोग अपने गुस्से, चिड़चिड़ाहट या बेचैनी पर काबू नहीं रख पाते, वो न सिर्फ दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, बल्कि खुद भी अंदर से परेशान रहते हैं। वो अपनी ही बनाई कड़वाहट में जीते रहते हैं। वाकई, एक शांत दिल और एक संतुलित जीवन कौन नहीं चाहेगा। पर जैसा कहा गया है, आत्मनियंत्रण शक्ति है, सही विचार महारत है, शांति शक्ति है। ये आसानी से नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सनल ग्रोथ की चोटी की तरह है। ये लंबे समय तक धैर्य के साथ किए गए सेल्फ डिसिप्लिन और विचारों को साधने का इनाम है। ये सिर्फ बाहरी खामोशी नहीं, बल्कि मन की गहरी स्थिरता और समझ है। इसे ज्ञान के सबसे कीमती रत्नों में से एक कहा गया है। तो जेम्स एलन के काम पर आधारित इन अलग-अलग स्रोतों को देखने के बाद जो एक तस्वीर उभरती है, वो ये है कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। हमारा चरित्र, हमारे हालात, हमारी सेहत, हमारी कामयाबियां और आखिर में हमारी अंदरूनी शांति। हाँ, इन सभी स्रोतों का सार यही है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, न सिर्फ खेतों में बल्कि अपने मन के अंदर भी। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारे विचार वाकई इतने शक्तिशाली हैं, तो हम हर रोज अपने इस दिमागी बगीचे में किस तरह के बीज बो रहे हैं? क्या हम ये चुनाव जानबूझकर होशपूर्वक कर रहे हैं? सही बात है। अपनी सोच में लाया गया एक छोटा सा पर लगातार किया गया पॉजिटिव बदलाव समय के साथ कितना बड़ा फर्क ला सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरी और विचार करने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।